हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। और आज आए हैं हम एक नए विशेष टॉपिक के साथ, यानी कि धातु और अधातु के अपवाद। तो लेट्स स्टडी चालू करते हैं, धातु और अधातु के अपवाद। तो बच्चों, पहला जो अपवाद जो होता है वो होता है, ध्यान रखना, लगभग लगभग सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, ठोस होती है, होती है। लेकिन मरकरी यानी कि पारा कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, धातु लगभग ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो मरकरी होता है, जो पारा जो होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। तो इस टॉपिक से कोई ना कोई एक छोटा प्रश्न आ सकता है, कोई ना कोई एक छोटा प्रश्न यहाँ से आपको पेपर में जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। वो कौन सी होती है? मरकरी। चलते हैं दूसरे अपवाद की ओर। टू है, धातुएं चमकीली होती, क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। लेकिन इसका अपवाद है, एक एक अधातु यानी कि आयोडीन, आयोडीन भी चमकीली होता है, यानी कि चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, आयोडीन जो होता है वो एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो आप यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो चमकीली होती है। तो बच्चों, कौन सी होती है? आयोडीन। चलते हैं तीसरे अपवाद की ओर। तो बच्चों, तीसरा जो अपवाद होता है वो होता है, ध्यान रखना, धातुओं का गलनांक जो होता है, धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। लेकिन गैलियम धातु जो होती है, गैलियम एवं सीजियम जो धातु है, सीजियम धातु के गलनांक इतने कम होते हैं कि इन्हें हथेली पर रखने पर, इन्हें हथेली पर रखने पर ये पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि धातु आसानी से द्रव में नहीं बदलती, आसानी से वाष्प में नहीं बदली जा सकती है, क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन गैलियम और जो सीजियम धातु है, उनके गलनांक और क्वथनांक इतने कम होते हैं कि अगर इनको हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलने लग जाती हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए गैलियम और सीजियम। चलते हैं चौथे अपवाद की ओर, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
अब देखो चौथा पॉइंट। देखो बच्चों, कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। अधातु होता है, लेकिन इसका एक अपर रूप तो ग्रेफाइट, इसका एक अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। सुचालक होता है। क्या बच्चों मेरे को आप बता सकते हो कि अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप आप चौथे पाठ में भी पढ़ोगे। अपर रूप यानी कि एक तत्व के ऐसे रूप जिनकी रासायनिक संरचना एक जैसी हो, लेकिन ध्यान रखना उनमें के जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। ठोस, ताप, दाब, ये गुण अलग अलग होंगे, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है, जिस चीज के बने होते हैं, वो एक होती है। यानी कि रासायनिक संरचना क्या होती है? एक होती है। तो कार्बन ध्यान रखना अधातु होते हुए भी ध्यान रखना इसका एक अपरूप जो होता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। पांचवा चलते हैं, पांचवें अपवाद की ओर। ध्यान रखना अधिकांश धातु कठोर होती है। कठोर होती है, लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती हैं, मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है बच्चों? चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि ये धातु इतनी मुलायम होती है, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम जो होती हैं, कि इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, विशेषकर सोडियम और पोटेशियम धातुओं को। तो ये पांच अपवाद हैं। पांचों अपवादों में से बच्चों कोई ना कोई एक प्रश्न पेपर में आपको मिल सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको पढ़ें। अब पढ़ते हैं बच्चों एनोडीकरण। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? कई बार इसमें से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक है अपना एनोडीकरण। एनोडीकरण तो बच्चों एनोडीकरण किसे कहते हैं? पहले देखो, एनोडीकरण यानी कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने की क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण कहलाती है। ध्यान से देखना बच्चों, हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाते हैं, और ये एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम एनोडीकरण कहा जाता है। अब देखते हैं हम एनोडीकरण करते कैसे, एनोडीकरण बनाते कैसे हैं, एनोडीकरण बनाने की विधि क्या है। विधि
हम क्या करते हैं बच्चों, सर्वप्रथम एल्यूमिनियम की एक साफ छड़ या वस्तु को एनोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एनोड। वस्तु को एनोड बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले अपन ने क्या किया है, जो एल्युमिनियम है, धातु है, उसकी एक छड़ ले लेते हैं या कोई वस्तु ले लेते हैं और उसको हम एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। अब इस एनोड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में रखकर विद्युत अपघटन करवाया जाता है। रखकर विद्युत अपघटन कराया जाता है। जिससे एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। एनोड पर कौन सी गैस निकलती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। यह एल्यूमिनियम से क्रिया करके ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एल्युमिनियम की एक छड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? छड़ या एक वस्तु ले लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये एल्युमिनियम की एक छड़ है, इसको क्या करते हैं, एक पात्र में हम एनोड बनाकर रख देते हैं और एक कैथोड ले लेते हैं और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस एनोड पर गैस उत्सर्जित होती है, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। इस ऑक्सीजन गैस जो है इस एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। अब ये जब इसके ऊपर मोटी परत बन जाएगी तो ध्यान रखना, अंदर की जो धातु है वो संक्षारण से सुरक्षित रह जाएगी और यही विधि क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। जल्दी से जल्दी आप ध्यान से इसको नोट डाउन कि एनोडीकरण विधि। एनोडीकरण विधि। आगे चलते हैं बच्चों, इसको एक चित्र से समझते हैं। आगे मोटी परत बना लेती है। मोटी परत बना लेती है जिसे या इस विधि को एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण कहा जाता है। तो बच्चों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एनोडीकरण विधि के लाभ क्या है, एनोडीकरण क्यों की जाती है। बच्चों कई बार सीधे सीधे प्रश्न में आ जाता है कि एनोडीकरण करने से हमें क्या लाभ है। तो आइए देखते हैं लाभ, एनोडीकरण के लाभ। तो पहला लाभ यह है धातु को यानी कि एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है।
और दूसरा लाभ ये है, ध्यान रखना, जो धातु ऑक्साइड की परत बनी है, यानी कि धातु ऑक्साइड की परत का उपयोग रंगीन वस्तु बनाने में किया जा सकता है। रंगीन वस्तु बनाने में किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि एनोडीकरण जो विधि होती है वो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए होती है। यानी कि जब एक चित्र से अगर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये अपन ने एक पात्र ले लिया और इसमें एनोड जो है ये एल्युमिनियम का ले लिया, ये किसका ले लिया, एल्युमिनियम का ले लिया, और इसमें एक कैथोड और ले लिया अपन ने, इसमें हमने H2SO4 भर लिया, क्या भर लिया, H2SO4 भर लिया, और इसको एक सेल से जोड़ दिया और एक कुंजी लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ से धारा चालू करते हैं तो इस एल्युमिनियम की जो ये छड़ है, इस छड़ पर ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलेगी बच्चों, ऑक्सीजन निकलेगी। अब ये ऑक्सीजन इस एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। क्या बना लेती है, परत बना लेती है। यही क्रिया L2O3 एल्युमिनियम यानी कि एनोडीकरण कहलाती है। अब इस परत को अपन इस पे से बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे ये एल्युमिनियम की, इसके चारों तरफ एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस परत को हम हटाकर इसका आकर्षक वस्तु बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये विधि हुई एनोडीकरण। जल्दी से नोट डाउन। आगे पढ़ते हैं बच्चों, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, तो बच्चों कमेंट में आप मेरे को क्या बता सकते हैं कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं। हाँ जी बच्चों, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम आप कमेंट में जल्दी से जल्दी लिख सकते। एक्वारेजिया क्या होता है, देखो, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बने मिश्रण को एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, 3 भाग यानी कि विलयन को हम 100% मान के चलते हैं, तो 75% विलयन के मिश्रण के अंदर क्या होना चाहिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होना चाहिए, और 25% उसमें क्या मिला होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल मिला होना चाहिए, और दोनों से मिलकर जो बना मिश्रण जो होता है वो एक्वारेजिया कहलाता है। अब ये एक्वारेजिया को मैंने अभी बताया था क्या है, सामान्य भाषा में ध्यान रखना, एक्वारेजिया को सामान्य भाषा में अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज कहा जाता है, और ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है। सामान्य भाषा में अम्लराज कहा जाता है। अब ध्यान रखना, एक्वारेजिया जो होता है बच्चों एक प्रबल संक्षारक है, भड़कता हुआ द्रव है। क्या है, प्रबल क्या है, एक संक्षारक होता है। यह एक
प्रबल संक्षारक या भवकता हुआ द्रव होता है जिसमें सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है। तो प्यारे बच्चों, जो अम्लराज जो होता है, क्या होता है? अम्लराज जो होता है वो एक प्रबल संक्षारक है, एक भभकता हुआ द्रव है जो सोने को भी पिघला सकता है। तो बच्चों, ये एक प्रबल संक्षारक होता है जिसमें सोने को और चांदी को भी गलाने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो बच्चों, आपने सुना होगा कई बार गलियों में लोग आते हैं कि अपने गहने साफ करवा लो, और वो फ्री में गहने साफ कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वो फ्री में गहने साफ करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। वो क्या करते हैं, उनके पास में एक्वारेजिया होता है, और उस एक्वारेजिया में जब साफ करते हैं तो कुछ मात्रा में सोना जो होता है उसके अंदर चला जाता है और गहने साफ हो जाते हैं। क्या हो जाता है? साफ हो जाते हैं। आगे देखते हैं, खनिज देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं? खनिज। तो बच्चों, कई बार परिभाषा पूछ लेता है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहा जाता है। खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। तत्वों को खनिज कहा जाता है। तो बच्चों, एक शब्द ऐड कर सकते हो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। अगली परिभाषा पढ़ते हैं अपन, अयस्क। अयस्क कई बार खनिजों में धातु की मात्रा निकल आती है। धातु की मात्रा निकल आती है। अर्थात धातु खनिजों में कुछ मात्रा में धातु निकल आती है। धातु निकल आती हैं जिन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अयस्क कहा जाता है। तो ध्यान रखना,
खनिज, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो भूपर्पटी है अपर जिस पर खड़े होते हैं वो भूपर्पटी कहलाती है। इसके नीचे जो प्राकृतिक रूप से तत्व और यौगिक जो निकलते हैं उनको खनिज कहते हैं। और कई बार जब क्या होता है कि इन खनिजों में कुछ मात्रा में धातु निकल के आती है। क्या निकल आती है? धातु निकल आती है। और इन्हीं धातुओं को अपन क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। तो कई बार क्या होता है खनिजों में धातुओं की कुछ मात्रा निकल आती है जिसे क्या कहते हैं? अयस्क। अब हम अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में पढ़ेंगे अयस्कों का निष्कर्षण अर्थात धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप हमारे वीडियो यानी कि यूट्यूब चैनल से जुड़े। धन्यवाद।